So very good afternoon to all the students Good present in afternoon, the sir. class. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon. Good So afternoon, sir. good afternoon. So till now we have covered the few important topics of magnetic circuit and why we are studying these magnetic circuit. ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और बेसिक हमने कवर किया, फिर उसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, किस तरह से मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स का बिहेवियर होगा और अलग अलग मीडियम में कैसे बिहेवियर होगा उसको हमने परमेबिलिटी से समझा। और फिर हमने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म किए थे और न्यूमेरिकल्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो 7 या 8 न्यूमेरिकल्स वो हमने आपको साथ ग्रुप पे शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आप लोग के लिए टाइम है कि आप सैटरडे संडे तक कंप्लीट करिए। मंडे को रेमेडियल क्लास में उससे रिलेटेड डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो मैग्नेटिक सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर है जो कि मशीन के पार्ट में आगे यूज होंगे, ट्रांसफार्मर और मोटर की वर्किंग में यूज होंगे। हाउएवर आप इन कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ चुके सर होंगे। वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है। Sir, your voice is सर not आपकी वॉइस properly लैग हो रही है audible. बहुत। तो अभी कैसा है वॉइस? ठीक है, आ रही है आवाज? क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Am I Yes, audible sir. now? No, Okay. sir. Yes. आ रही इसका है। मतलब यस सर। आपके इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आज इंटरनेट ठीक चल रहा है। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है बट कॉलेज का नेट आज बेटर चल रहा है, तो पहले मैंने उधर ही कनेक्ट किया था। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सर वॉइस गई आपकी। सर Voice नहीं आ और ये सारे के सारे कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, बल्कि इसको डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो इट इज जस्ट काइंड रिवीजन। आपको सर चीजों को बहुत ज्यादा लैग हो रही है सर। यस सर, लैग हो रही है वॉइस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब थोड़ी ज्यादा होने लग गई। ओके, तो अब आवाज आएगी, अभी दिक्कत नहीं होगी। तो it is a kind of revision of few important topics related to the magnetic circuit। और स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी आ रही है आवाज? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इसको दो लॉज में ब्रेक किया है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कोई बता सकता है क्या होता है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन लॉ, फेराडे लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में। फिजिक्स में इतना तो कवर करते हैं हम 12th में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो फेराडे सर लॉ मैं ऑफ ट्राई इलेक्ट्रो करूं? हाँ ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। सर पहला लॉ ये कहता है कि जब कोई कॉइल से फ्लक्स लिंक होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब भी उस कॉइल से जब फ्लक्स थोड़ा सा वेरी करता है जब, तो उसमें करंट इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ के अपोजिट में फ्लो करता है। ओके, और उसको थर्ड लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। ओके ठीक है। तो इसी यही जो आपने जैसा बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? फ्लक्स का नाम दिया हुआ है। लिंकिंग विद ए कॉइल देन एन ईएमएफ गेट्स इंड्यूस इन ए कॉइल। कहता है फ्लक्स, अगर कोई कॉइल आपके पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉइल बनाया है, तो कह रहा है अगर आपके पास कोई कॉइल है, इस कॉइल के अराउंड अगर आपको फ्लक्स मिलेगा, अगर फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा तो आपको आउटपुट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसी प्रॉपर्टी। और ईएमएफ के बारे में ऑलरेडी हम सारा पढ़ चुके हैं। अगर ईएमएफ होगा तो फ्लो ऑफ करंट होगा, और अगर ये फ्लो ऑफ करंट, अगर इस बात समझिए, अगर ये करंट है तो ये करंट की वजह से फिर से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। उसको हम आगे देखेंगे किस तरह से हम एक के बाद एक सर्किट में ईएमएफ और फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो बेसिक कंसेप्ट इज इफ देयर इज ए फ्लक्स दैट लिंक विद द कॉइल देन डेफिनेटली देयर विल बी ईएमएफ। तो ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage। अब rate of change of flux हम सबको पता है, जब भी हम rate of change of किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम d∅dt की मतलब डेल्टा या फिर d को लेके चलते हैं, टाइम के साथ कर रहे हैं तो dt लेके चलते हैं, या फिर डेल्टा ऑफ दैट क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम ऐसे लेके चलते हैं। इससे हम रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात की गई है क्योंकि हम फ्लक्स लेके चल रहे हैं। So the rate of change of flux will be the d∅dt। Definitely there will be the role of the number of turns of the winding। So the formula for induced EMF become as E is equal to minus n d∅dt। और most of the students को लोगों को जो है इंडक्शन इफेक्ट इसी फॉर्मूले से याद रहता है कि E is equal to minus n d∅dt। n is the number of turns and d∅dt is the rate of change of flux। What is the minus sign? Significance of this minus sign? What does this minus sign represent? इसको अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक टर्म हमारे पास आता है लेंज लॉ कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और वो जिस रीजन से प्रोड्यूस होती है, जिस कॉज से प्रोड्यूस होती है, वो अपने कॉज को ही अपोज करती है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने माइनस साइन को यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इट बिकम्स दैट द E is equal to minus n d∅dt। बेसिक है। उसके बाद नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब कहता है इसका नेचर कैसा होगा। तो कहता है कि ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, डेफिनेटली इट विल बी गेट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर एंड व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट चेंज इन द फ्लक्स विद द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। यही वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले बताई। तो नेचर की जो बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी द नेचर, कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लासिफाइड एज द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जो पूरा कंसेप्ट हमने समझा, उसको उन्होंने यहाँ पे ला करके दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी को आइडिया है ये क्या होते हैं दोनों, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? ये भी पढ़ा होगा सर। ऐसा हो सकता है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होता है जब कॉइल मूव करते हैं। यस। एंड स्टैटिकली मतलब जब वो स्टेबल होगा तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा वो। ओके, तो कम से कम नाम से इतना समझ में हमें आ गया कि जहाँ पे डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ द जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके, और स्टैटिकली मीन्स कि वो स्टैटिक पोजीशन पे वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब पहले समझते हैं डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब कहता है कि यहाँ पर such an induced EMF which is due to the physical movement of the coil with respect to the flux। कहता है यहाँ पे आपने फ्लक्स को, जो भी फ्लक्स जिस भी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, यहाँ पे आपने एक मैग्नेट लिया हुआ है और इस मैग्नेट में फ्लक्स मिल रहा है। आपने कहा कि इस मैग्नेट को मैं यहाँ पर ऐसे ला करके फिक्स कर दूंगा, मैं मैग्नेट को मूव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल को मूव करना होगा। जब कॉइल को मूव करेंगे, अब आप कॉइल को मान लीजिए किस तरह से रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बेसिकली d∅dt फॉर्मूला है। मान लीजिए कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि फ्लक्स इज कांस्टेंट, आपने कहा कि फ्लक्स कांस्टेंट है, एक परमानेंट मैग्नेट लिया और उस परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी आप तो चेंज नहीं कर सकते, आपने मैग्नेट को रख दिया। अब वो अपने नियर बाई रीजन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो कांस्टेंट ही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने ला करके उसके नियर बाई एक कॉइल रख दी, आपने कहा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब d∅dt से आपको मैथमेटिक्स पता है, तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो d/dt ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू 0 बन जाएगी और ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहता है कि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि यू आर हैविंग द मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इट इज प्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट फ्लक्स एंड यू आर हैविंग द कॉइल बट द ईएमएफ इज नॉट इंड्यूसिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को आपको रोटेट करना होगा, डायनेमिकली इसमें मूवमेंट देना होगा, जिससे कि चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस हो, कभी कम फ्लक्स कट हो, कभी ज्यादा फ्लक्स कट हो। आप इस कॉइल को इस तरह भी मूव कर सकते हैं, आगे और पीछे की डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको नियर बाई लेके जाएंगे तो फ्लक्स लाइन ज्यादा हो जाएंगी, जब आप दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स लाइंस कम होती जाएंगी। तो आप इसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में कॉइल को मूव कर सकते हैं या इसको रोटेट कर सकते हैं।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली आपको चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक फिजिकल मूवमेंट हमने किया कॉइल में, और उस कॉइल के फिजिकल मूवमेंट की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हमने किया कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब कहता है कि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर यहाँ पे आप कॉइल को मूव कर रहे थे और फ्लक्स कांस्टेंट था। अब हम ऐसा अगर कर रहे हैं कि हम फ्लक्स को, जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को रोटेट करें और कॉइल को फिक्स कर दें, कहता है उससे भी हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए। तो सेकंड अरेंजमेंट इन्होंने क्या बनाया, अब की बार एन और एस पोल ले लिए। कहते हैं अब की बार हम क्या करेंगे, मैग्नेट को, जो आपके पास एन और एस है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम रोटेट करेंगे। सिंपली हम इसको यहाँ भी सोच सकते हैं कि अब की हम कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट को मूव करें। तो इसको यहाँ पे इस डायग्राम से बताया गया है। बेसिकली देयर विल बी द नीड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। अब कोई भी एक टर्म को आप मूव कर सकते हैं, चाहे आप कॉइल को मूव करिए और चाहे या फिर आप इसको मैग्नेट को मूव करें, उसमें फ्लक्स है, फ्लक्स कट होगा। अब किसी ने कहा कि सर हम दोनों मूव करना चाहते हैं, तो दोनों मूव करने के लिए जो रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा हुआ है वो अलग कंसेप्ट आता है। यदि आप फ्लक्स और मैग्नेट और कॉइल दोनों को अगर आप मूव करते हैं तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, और ये ऐसा फील होगा कि फ्लक्स कट फिर से जीरो हो गया है। तो इसमें रिलेटिव मोशन चाहिए, इसमें दोनों की स्पीड जो है वो थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी आपको, तो भी वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि आपने फिजिक्स का बेसिक पढ़ा हुआ है तो ये चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला अरेंजमेंट यहाँ आ गया। सेकंड अरेंजमेंट या जैसे लिखा हुआ है, दिस इज पॉसिबल बाय मूविंग द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल कंडक्टर, और इट इज पॉसिबल बाय मूविंग द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में से किसी भी अरेंजमेंट से कर सकते हैं, और इसको और बेटर वे में आप और ला कर सकते हैं, और इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो आप समझ आ गया होगा। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हमारी जरूरत की बात नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, E = BLV sin थीटा। इसके बाद है कि इस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे बताई जाती है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो हमने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, किसी ने बताया भी था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो राइट हैंड रूल के बारे में हमने बताया कि जो आपके मिडिल फिंगर है, दिस रिप्रेजेंट द ईएमएफ, first finger represent the magnetic field and the thumb represent the motion, but it means it is the mechanical part। ये mechanical energy को बता रहा है। This is the mechanical energy। EMF means the electrical energy, एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता ही है ये मैग्नेटिक एनर्जी है। तो हमने डिस्कस किया था इसको मैग्नेटिक सर्किट के स्टार्टिंग में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइट हैंड रूल की, मतलब हम ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं, किसी भी जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में लाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी को पहले मैग्नेटिक फॉर्म में और उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनेगा, मोटर का कंसेप्ट, लेकिन वहां पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रिलेशन क्रिएट करेगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। और यहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, जहाँ पर हम मोशन की बात कर रहे थे, वो मोशन जो है मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको आउटपुट में ईएमएफ मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात आती है कि अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लक्स कट अगर जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, स्टैटिक है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तो ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो पा रहा होगा। तो क्या इसमें कोई किसी का कोई इनपुट, कोई आप बता सकते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होगा। सर सब म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन, और एनीवन एल्स। सर अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे कांस्टेंट ना हो तो एसी करंट से, सर सेल्फ इंडक्शन से, और सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने अगर फ्लक्स वेरी कर रहा हो तो, फ्लक्स वेरी कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हो, जो उसके पहले बोला गया। ओके, अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए। अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास जो बेसिक अरेंजमेंट था वो अभी भी है, इसी को दिमाग में लेके चलते हैं, यही कॉइल। अब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करें या कॉइल के मटेरियल को या जो भी है वो
नहीं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं कर सकते। अब ये मैग्नेट है, जो मैग्नेट की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो है वो भी कांस्टेंट नेचर का है, इसलिए हमें मूवमेंट करना पड़ रहा है। अगर हम इस फ्लक्स को कांस्टेंट की जगह वेरिएबल फ्लक्स कर पाए तो क्या, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये मैग्नेट और ये जो मैग्नेटिक अरेंजमेंट है और कॉइल, अगर ये स्टेशनरी भी रहेंगे लेकिन फ्लक्स वेरी करेगा तो भी d∅dt की हेल्प से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आपने सारी चीजें बोली कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। किसी ने बोला साइनोसॉइडल क्वांटिटी में हो जाएगा, तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी मतलब एकदम आप उस डायरेक्शन में पहुंच गए जहाँ पे हमें जाना था। अब कहता है कि हमें फ्लक्स को वेरिएबल फ्लक्स बनाना है। तो अगर हम सब जो परमानेंट मैग्नेट को अगर हम छोड़ दें, परमानेंट मैग्नेट से बाहर निकल के आए, हम बनाए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हमने जैसे कल देखा था कॉइल, सोलेनॉइड, है ना, ठीक है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो। अब हमने उसमें कॉइल में करंट प्रोवाइड किया, उस करंट को अगर मैं एसी करंट प्रोवाइड करता हूँ, मान लीजिए मैं सिंपल से फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे उनको लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है N×I। अब मैंने कहा कि जो करंट मैं इनपुट कर रहा हूँ कॉइल में, अगर मैं वो करंट साइनोसॉइडल दे दूँ, I=IM sin of ω_t, इस करंट को अगर मैं इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा MMF, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा N×IM sin of ω_t, ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा। तो कहता है अब MMF के बाद क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस S। तो ये फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, MMF का फॉर्मूला है N×IM sin of ω_t, मैं यह लिख देता हूँ डिवाइड बाई S, मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज द N×IM डिवाइडेड बाई S और साइन ऑफ ω_t, ये आ गया टर्म, ये हो गया फ्लक्स का पार्ट। तो अगर N×IM/S को मैं कांस्टेंट कंसीडर करके φm का नाम दे दूं, देन इट विल बिकम φm sin of ω_t। और ये φ=φm sin ω_t जो आया, क्यों आया, क्योंकि हमने करंट जो स्टार्टिंग में इनपुट किया वो अल्टरनेटिंग नेचर का किया, साइनोसॉइडल सप्लाई कर दिया। वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग होगा, सिंगल पे सप्लाई का होगा, तो करंट अल्टरनेटिंग नेचर का, अल्टीमेटली जो फ्लक्स बन के आया वो भी साइनोसॉइडल है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, E = -N d∅/dt, E = -N d/dt ऑफ phi। तो d∅/dt जब आप करोगे तो फ्लक्स साइन ω_t है, तो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगा, वो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि साइन का नेचर सबको पता है, साइनोसॉइडल का कांस्टेंट तो होता नहीं है, जीरो से पीक वैल्यू पे जाएगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर नेगेटिव पीक पे जाएगा, तो d∅/dt कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब अब हमने मूवमेंट कुछ नहीं करना है, ना कॉइल का ना मैग्नेट का, अब हमें सप्लाईज को चेंज करना है जिससे कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो वो अल्टरनेटिंग नेचर का हो, वो चेंजिंग प्रॉपर्टी लेके चलता हो, और उसकी वजह से यहाँ पर हम ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। तो सच ईएमएफ इज नोन एज द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे लिखा होता है चेंज इन फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल कैन बी अचीव्ड विदाउट फिजिकली मूविंग द कॉइल और द मैग्नेट। सच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल which is without physical movement of the coil or magnet is called as the statically induced EMF। अब यहाँ से कंसेप्ट वो आया जो कुछ स्टूडेंट ने बोला था, सेल्फ इंड्यूस और म्यूचुअल इंड्यूस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या है ये, वो हमने समझ लिया। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको देखते हैं क्या होता है। तो कमिंग टू द पार्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पूरा अरेंजमेंट जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, ड्रॉ भी किया था, वो यहाँ पर फिर से बनाया गया। अब ये आपके पास एक मटेरियल जिसके ऊपर आपने कॉइल लगा दिया है, यहाँ पे करंट है, करंट को देखिए मैंने यहाँ पे वेरिंग करंट लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वेरिंग इसलिए लिखा मैंने कि जरूरी नहीं है, इन जनरल कंसेप्ट की बात करें तो वो I = IM sin ω_t ही होना चाहिए। I की कुछ भी वैल्यू हो लेकिन वो वेरिएबल हो, वो चेंज होनी जरूरी हो, साइन में हो, कॉस में हो, वो ट्रायंगुलर वेव हो, रेक्टेंगल वेव हो, कि बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि साइन के अलावा अदर वेव फॉर्म भी बनाते हैं। लेकिन करंट शुड बी वेरिएबल इन द नेचर, इट शुड बी चेंजिंग, इट शुड नॉट बी द कांस्टेंट। तो आपने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दिया जिसको मैंने यहाँ देखिए डीसी लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सिंबल को हटा देता हूँ, डीसी को कंफ्यूज करेगा आपको बाद में। तो दिस विल नॉट बी द डीसी सप्लाई, यहाँ पे मैं केवल सप्लाई सोर्स लिख देता हूँ।
और इस सोर्स की वजह से जो भी करंट है दैट मे बी अल्टरनेटिंग इन नेचर साइनोसॉइडल और देयर मे बी एनी अदर नेचर व्हिच इज द वेरिंग करंट वेरी कर रहा है. अब इफ द करंट इज वेरिंग देन देयर विल बी ए एमएमएफ वेरिएबल एमएमएफ, देयर विल बी ए फ्लक्स, देन देयर विल बी एन ईएमएफ, देयर विल बी ए ईएमएफ इंड्यूस. ये पूरा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे आया. तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का मतलब है कि कॉइल ने एक ईएमएफ को इंड्यूस किया और उस ईएमएफ को हमने नाम दिया सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. तो आप बोलो सर यही तो हम इतने से पढ़ते आ रहे थे. तो ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. द कॉइल इज प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ. यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लक्स और फ्लक्स की वजह से फिर से एक ईएमएफ बना एंड दिस ईएमएफ विल बी नोन एज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ. किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं जितना मैंने बताया? कोई फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर. ओके, ठीक है. ओके, so the flux produced by the coil links with the coil itself is called as the self-induced EMF. The EMF induced in a coil due to the change in its own flux linked with the coil या with it is called as the self-induced EMF. This definition है. अब आते हैं म्यूचुअली इंड्यूस EMF. म्यूचुअल इंड्यूस EMF जो है वो यहाँ पर बताया गया. मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. हमने अभी तक जो अरेंजमेंट लिया वो कुछ इस तरह से लिया अरेंजमेंट. एक coil लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ईएमएफ लगाया. अब हम उनकी अल्टरनेटिव सप्लाई हमने पढ़ी हुई है, वही हमारे में यूज भी होती है, तो मैं अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज लगाता हूँ. इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, और करंट का नेचर भी जो होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर ही होगा. अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मटेरियल जो है वो कितना इंडक्टिव है और कितना रजिस्टिव है. तो इसकी इक्वेशन अगर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो I की इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगी, और फाई वैल्यू डिपेंड करेगी इसके नेचर पे. मैं लिखता हुआ चलता हूँ. If V is having the equation Vm sin of omega t, then I will have the equation Im sin of omega t तो होगा ही माइनस एक फाई डिग्री होगा. फाई क्योंकि लैग इंडक्टर है तो लैग करेगा. अगर प्योर इंडक्टर होगा तो 90 रहेगा, अगर कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन में अदरवाइज कुछ चेंज वैल्यू होगी. जैसे ही ये करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो इस फ्लो करंट के फ्लो की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स मिलेगा, और जिस फ्लक्स के लिए हमने देखा ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी. और मैं यहाँ प्लस माइनस फाई लिख दे रहा हूँ, मैं एंगल को लेकर के भी डिस्कशन नहीं करना है. हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि ये साइनोसॉइडल नेचर का होगा. अब ये फ्लक्स यहाँ पे आया, प्रोड्यूस हुआ और जाकर के इस वाली कॉइल में लिंक कर गया. दिस इज द फ्लक्स. ठीक है, मैंने दो लाइंस यहाँ पे केवल दो फ्लक्स लाइन शो करी समझने के लिए, होंगी बहुत सारी. अब हमने चेंज ये किया कि इस अरेंजमेंट में इसके नियर बाई मैंने एक दूसरी कॉइल को ला करके रख दिया. एक दूसरी कॉइल को ला के मैंने यहाँ रखा, और इस कॉइल में जैसे ही फ्लक्स चेंज यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा, जो भी जितना भी पार्ट इस फ्लक्स का लिंक होगा और वो साइनोसॉइडल नेचर का है, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. वो ईएमएफ क्या होगा, इसको नाम दे दिया मैंने ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा. तो अब नंबर ऑफ टर्न्स इस वाली कॉइल की अगर N2 है तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम नाम दे सकते हैं E2, एंड इट विल बी द E इज इक्वल टू माइनस N2 डी फाई बाई डी टी. और फाई में हम वो फाई को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाई एम. फाई एम विल बी द म्यूचुअल. म्यूचुअल मीन्स फ्लक्स का वो पार्ट जो प्राइमरी कॉइल में तो है और सेकेंडरी में भी है, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल फ्लक्स. उसी की बजाय अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पहली वाली वाइंडिंग की, तो इस वाली वाइंडिंग में यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल इंड्यूस होगा, सॉरी E1. दिस विल बी द ईएमएफ E1 E1. और इस E1 की इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ. E1 इक्वेशन विल बी द E1 इज इक्वल टू माइनस, अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है इट विल बी माइनस N1 डी फाई बाई डी टी. यहाँ पर डी फाई और फाई एम दोनों में चेंज है. क्या चेंज है, क्योंकि पहली वाली कॉइल ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, इसके पास तो सारा फ्लक्स है. वो फ्लक्स जो यहाँ पर आकर के केवल एयर में लिंक कर जाता है वो भी इस वाली कॉइल के थ्रू जाता है, और वो फ्लक्स जो यहाँ से निकल करके सेकंड कॉइल तक पहुंचता है वो भी फर्स्ट वाली कॉइल की. फर्स्ट वाली कॉइल जो है वो ही मेन जनरेटर है फ्लक्स का. तो टोटल फ्लक्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो उसके रिस्पेक्ट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में माइनस N1 डी फाई बाई डी टी. इसके लिए फॉर्मूला ये आ गया. और इसका कुछ पार्ट जो सेकेंडरी में लिंक हुआ, पूरा नहीं कुछ पार्ट, उस वाले फ्लक्स को मैंने म्यूचुअल फ्लक्स का नाम दे दिया, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आता है ईएमएफ इंड्यूस विल बी इन द सेकेंडरी वाइंडिंग
and it is denoted by the E2 is equal to minus N2 d phi m by dt। तो इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं? सेल्फ और म्यूचुअल? यस सर N2 यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग, जिसे मैं बनाता हूँ ना, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, इससे नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग, है ना। और एक्चुअली आप लोगों ने डिटेल फिजिकल कंसेप्ट तो नहीं समझे हैं, तो इसलिए होता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं स्पेस अगर है, टर्न्स कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की। जैसे आपने देखा कि इंडक्शन कोई भी मोटर आपने अपने घरों में या कहीं पर भी लैब में देखी होगी, तो 3 डायमेंशन में कुछ इस तरह से मोटर होती है ना। मोटर ऐसे दिखती है, इसमें एक शाफ्ट होता है जो बाहर रोटेट कर रहा होता है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा हाँ या नहीं। सभी लोगों के लिए अच्छा कंसेप्ट है। अब इसमें अब इसमें क्या होता है, अगर इस अभी एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास हम दिखाएंगे, इस मोटर की वाइंडिंग कैसे होती है। अगर इस मोटर के अपर पार्ट को, जो अपर पार्ट जिससे मोटर कवर्ड है, इसको हटा दिया जाए तो इसमें अंदर क्या होता है, स्लॉटिंग होती है। कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि ये कवर है, इस कवर नहीं है, कवर तो ऊपर होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और जो कॉइल होती है, जो वायर होता है, वो किसी इस वाले स्लॉट में जाएगा। मोटर कुछ इस तरह से है 3 डायमेंशन में, यहाँ तक है, इस वाले स्लॉट में वायर जाएगा और उसके बाद वापस होकर के इस वाले स्लॉट से वापस आएगा, फिर ये 3rd वाले में जाएगा और होकर के फिर ये 4th वाले से वापस आएगा। इस तरह से होता है। हो सकता जरूरी नहीं कि अल्टरनेट चले, कहीं और भी हो सकता है, डिपेंड करता है बाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पाथ जो कवर हो रहा है वो ऐसे गया और इस पूरे पाथ को कवर करते हुए ये क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो अब जो कॉइल जिसको हम टर्न बताते हैं, वो क्या है, वो टर्न ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर कवर करता है, वापस यहाँ पर आता है। तो दिस कंप्लीट पाथ कवर्ड बाय द वायर इज नोन एज द टर्न। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। दूसरे में गया तो इस तरह से, तीसरे में गया इस तरह से, 4th में गया इस तरह से। इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो देखे जाते हैं। मैं गूगल करता हूँ सर, आपको मिल जाएगा मोटर मोटर वाइंडिंग अरे पिक्चर्स तो वो हैं जो हम थ्योरी बताते हैं, शायद कोई रियल पिक्चर मिले तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये मोटर वाइंडिंग है, यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, ये वाइंडिंग है ना, प्रोवाइड करी गई है इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर वाइंडिंग है, ये सारे जो आपको डार्क येलो कलर या ब्राउनिश कलर या चॉकलेटी कलर का जो पार्ट दिख रहा है किसी भी मोटर में, वो सारे वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग जैसे ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये स्लॉट कटे हुए हैं, यहाँ पर स्लॉट हैं, ये देखिए। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो पिक्चर आ रहा है, आई थिंक दिस विल बी ओपन। ओके, ये राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा। तो जो मैं स्लॉट बनाने की कोशिश कर रहा था वो आपको दिख रहा होगा। ये इनर जो है ये सारे स्लॉट हैं, और इस स्लॉट के अरेंजमेंट में ये जो है वायर है, कॉइल्स आई हुई है। देखिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल यहाँ पर गई, आपको नहीं दिख रहा इसके अंदर कहाँ पर, और वापस यहाँ से घूम के आ रही होगी, फिर दूसरे में गई, फिर यहाँ से तीसरे में, इस तरह से गई। इस तरह से इसका पूरा वाइंडिंग अरेंजमेंट जो है इसमें किया जाता है। हमको दिखता है क्या, हमें आउटर पार्ट दिखता है, आउटर पार्ट जो कवर हो जाता है, इनर पार्ट हमें नहीं दिखता है। तो एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम कराएंगे इस तरह से पिक्चर्स। अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें जो है वो क्लैरिफाई होगी। ये जो वाइंडिंग ये टर्न्स जो आप बोल रहे थे ना, तो वो ये टर्न काउंट होते हैं, टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3। यस प्लीज। हाँ सर, हाँ सर कल हम जो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग वाला पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने कोर लिया था, तो सर हमने पूरी कोर में अपन ने वाइंडिंग क्यों नहीं की थी सर, जो कॉइल की? नहीं, वो वाइंडिंग तो पूरी कोर में ही होती है। मैंने तो न्यूमेरिकल करने के पार्ट में मैं इतना कहाँ ड्रॉ करूंगा। वाइंडिंग पूरी कोर पे होती है, पूरी कोर पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो दोनों चीजें डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो न्यूमेरिकल में तो हम उतना बना देते हैं कि हाँ एक कॉइल हो गई इस तरह से। रियल अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो काफी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है प्राइमरी में, सेकेंडरी अलग, और मोटर में जब होती है तो पूरे में होती है। तो डिपेंड किया हमें क्या एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है।
तो ये जो टर्न वाली बात आपने पूछी थी वो मैंने कोशिश करी कि आपको समझ में आए हो किस तरह से टर्न बनते हैं और क्यों हम वाइंडिंग को टर्न के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस हुआ और म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ का, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ बना दिया गया। E1 प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ और E2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ। तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं। ओके इसके बाद कुछ सिंपल मैथमेटिकल पार्ट है और जो छोटे छोटे डेरिवेशन है, डेरिवेशन आते हैं, बहुत कम चांसेस वैसे आने के, लेकिन आ भी जाते हैं इसलिए आपको पढ़ने हैं। इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, तो इनको हम जल्दी जल्दी करते चलते हैं। अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्यों है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉइल देखी और कॉइल का अरेंजमेंट देखा कि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है और सेकंड ऐसा जो फ्लक्स है जो दोनों में लिंक कर रहा है, म्यूचुअली लिंक कर रहा है। तो जहां कहीं भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस मींस इट इज डेफिनेटली इट विल हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हम सबको पता है और हम उसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करने की बात करी और सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस मींस हम सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ या फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस आया। तो वो अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया गया, सबको हम सब जानते हैं इस अरेंजमेंट के बारे में। अब कहता है द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल लिंक विद द कॉइल इटसेल्फ is the known as the self flux या फिर the total flux link of the coil will be the n phi। अगर वाइंडिंग जो कॉइल है वो फ्लक्स फाई प्रोड्यूस कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n into 5 वेबर टर्न। इसको हम वेबर टर्न से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, due to the rate of change of the flux linkage with the linkage, there will be induced EMF in the coil. So without physically moving the coil, the flux there will be induced EMF in the coil. इसको हमने statically induced EMF में देखा था और is equal to minus n d phi by dt से self induction को हमने define करा। According to Lenz law, the direction of this induced EMF will be so as to oppose the cause producing it. तो minus sign हमने use किया। The cause is the current, hence the self-induced EMF will try to set up a current which is in the opposite direction to that of the current I. So any change in the current through the coil is opposed by the coil। मतलब कहता है कि अब ये फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस किसकी वजह से, हम बोलते हैं जिस क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। वो क्वांटिटी क्या है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? तो कहता है अगर हम बात करें फ्लक्स की तो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है एमएमएफ की वजह से और एमएमएफ में के फॉर्मूले में आता है n into I। n तो कांस्टेंट है तो I की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली ड्यू टू द करंट द फ्लक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो फ्लक्स विल अपोज द करंट। फ्लक्स चाहेगा करंट को अपोज करें, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करके उसको लोअर करने की कोशिश करें। This property of the coil, जिसे अपोज करता है, this property of coil which opposes any change in the current passing through it, it is called as the self inductance। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो मैं बात कर रहा था, E is equal to minus n d phi by dt। ये कहते हैं, अब यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। कहते हैं फ्लक्स को हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। फ्लक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई एम्पियर कर दिया, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाइड बाई एम्पियर किया। तो फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाई ए करें, मल्टीप्लाइड बाई ए करें, कैंसिल आउट होकर के फ्लक्स ही देगा। लेकिन इन्होंने ऐसा मैथमेटिक्स इसलिए किया, कहता है फ्लक्स डिवाइड बाई एम्पियर को हम फाई बाई आई लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एम्पियर को आई लिखेंगे और फिर हम लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो वो हो गया डी फाई बाई डी टी। तो मतलब डी डी टी दोनों आपने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाई बाई आई अलग ले लिया और डी आई बाई डी टी आपने यहाँ पर ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा E is equal to minus n d phi by dt था, तो वहां पर आ जाएगा phi by I di by dt। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, माइनस n into phi I को करेक्ट कर लिया और di by dt अलग कर लिया। माइनस n phi I जो टर्म आया इसको इन्होंने इंडक्टेंस का नाम दे दिया। जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं अभी तक, E is equal to minus L di by dt भी जो एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को उन्होंने यहाँ पे डिराइव किया। कहते हैं ये जो टर्म होगा L, दिस L विल बी द इंडक्टेंस एंड फॉर दिस इंडक्टेंस देयर विल बी ए फॉर्मूला n phi अपॉन I। ये रिलेशन है जो
मैग्नेटिक क्वांटिटी फ्लक्स को उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट L के साथ रिप्रेजेंट करता है। आपने किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को आप पढ़ रहे हैं, आपको उसकी फ्लक्स की वैल्यू पता है, या फिर आपने कोई कॉइल लिया जिसमें आपने इंडक्टेंस की वैल्यू आपको पता है, उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल के L के रिस्पेक्ट में अगर आपको फ्लक्स निकालना है या फ्लक्स के रिस्पेक्ट में आपको L निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, N∅I से वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सिंपल है, L इक्वल टू N∅I है, तो उन्होंने N/I कर दिया, और फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हम सबको पता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। N/I मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है Ni और रिलक्टेंस होता है S, तो ये जगह N² I/S ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे I से I कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर दिस I विल कैंसिल आउट विद दिस I, देन N²/S। तो दूसरा फॉर्मूला हो सकता है N²/S। यदि आपको करंट के बारे में नहीं भी पता है, केवल आपको आपने कहा कि हमें देखना है कि हमें एक मटेरियल डिजाइन करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हम डिसाइड करेंगे, और जिस कॉइल को जिस मैग्नेटिक मटेरियल पे वाउंड करेंगे उसकी प्रॉपर्टी हमको पता है। अगर आयरन का है तो उसके लिए हमें S की वैल्यू पता है, और S की वैल्यू 1/μL/A। तो इसकी हेल्प, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में कितना इंडक्टेंस होगा। S की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है इस तरह से। मतलब ये कहने का तो ये कि मान लीजिए कि आप कोई मैग्नेट डिजाइन कर रहे हैं लैब के एक्सपेरिमेंट के लिए, आपका कोई रिसर्च वर्क है, आप चाहते हैं उसमें कितना इंडक्टेंस होगा, तो कंसीडरिंग दीज टर्म्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने बाउंड करने हैं, क्या μ0 की वैल्यू है 4/10⁻⁷, μr की वैल्यू जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ रखें जिससे कि इंडक्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड आ जाए। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनमें हम यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, तो इन पे न्यूमेरिकल्स जो है वो बनते हैं। तो दिस इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ कम टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। Since a magnetic field exists in the region around the current, there will be possibility that an EMF be induced in other circuit. वो other circuit क्या है? Secondary circuit, जैसे हमने बताया था। In the other circuit, linked by the field, two circuits linked by the same magnetic field are said to be the coupled with each other and the magnetic coupling. This complete arrangement will be known as the magnetic coupling. What is the mutual inductance? अब mutual flux जैसे था, फ्लक्स का वो पार्ट जो प्राइमरी ने बनाया और सेकेंडरी तक पहुंचा, उसको मैंने नाम दिया था म्यूचुअल फ्लक्स, जो दोनों में कॉमन हो गया। उस फ्लक्स के रिस्पेक्ट में जो इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसको हम नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वही छोटा सा डेरिवेशन उसके लिए, द सर्किट एलिमेंट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक कपलिंग इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। द वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप इज वन व्हिच गिव्स द इंड्यूस्ड EMF in one circuit by the current in another circuit। अब यहाँ पे देखिए E2 लिखा हुआ है MdI1/dt। अब यहाँ पे E2 is equal to MdI1/dt क्यों लिखते हैं यहाँ पर, मैं दोबारा से बता देता हूँ। और काफी लोग तो समझ भी गए होंगे इसको। अब कह रहे हैं ये EMF E2 जो है वो सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुआ, जबकि सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हुआ इसमें कोई सोर्स नहीं है। इस EMF का सोर्स सिर्फ वो है जो इसका फ्लक्स बन रहा है, जो फ्लक्स, और वो फ्लक्स कहाँ से बन रहा है, वो प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स बना रहा है, वो सेकेंडरी में जाकर के लिंक कर रहा है। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट, सेकेंडरी साइड में एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें EMF E2 है। उसका कारण है ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसके लिए फॉर्मूला किया है यहाँ पर, वो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू -LdI/dt। ठीक है, तो कहता है अब यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो L की वजह से नहीं हो रहा है, वो M की वजह से हो रहा है, म्यूचुअल की वजह से हो रहा है। क्योंकि फ्लक्स के भी हमने दो पार्ट कर दिए, फ्लक्स का वो पार्ट कह सकते हैं जो टोटल फ्लक्स जो प्राइमरी ने बनाया, और फ्लक्स का वो पार्ट म्यूचुअल जो कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कॉमन है। और जो म्यूचुअल फ्लक्स वाला पार्ट है उसको हमने जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट किया। तो कहता है फॉर्मूला भले ही -L या LdI/dt हो, लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स यूज हो रहा है वो M है। दिस इज ऑल्सो इंडक्टेंस, नेम इज चेंज, इट विल बी M। और इस M में ये जो फ्लक्स बन रहा है वो करंट हमने कहाँ पे इनपुट की है, वो करंट तो हमने प्राइमरी साइड इनपुट की है, सेकेंडरी में तो कोई करंट नहीं दिया। So the source will be the primary current, then it will become dI1/dt. So this will be the formula for the EMF induced in the secondary side, and where M will be the mutual inductance, जिसकी डेफिनेशन हम ऊपर दे रहे थे। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं?
जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया। सर यस सर हम फ्लक्स को इंडक्टेंस बोल रहे हैं क्या सर इलेक्ट्रिकल में? हाँ, फ्लक्स को इलेक्ट्रिकली जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम इंडक्टेंस का नाम दे रहे हैं। और सर उसका इधर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया सर? नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पर जो डेरिवेशन किया था ना, तो उसमें माइनस साइन जो आया था, तो माइनस साइन वो हर जगह रहेगा, वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, लेंज लॉ की वजह से तो होगा, अपोज तो करेगा हमेशा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हो जाएगा ये? ओके ठीक है। यस सर। उसके बाद ये अरेंजमेंट है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देता हूँ, मैं सब हटा देता हूँ यहाँ पर, और इसको एक बार नोट्स को आप देखिएगा। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इन्होंने मतलब कंप्लीट फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब की बार इन्होंने दोनों साइड जो है वो ईएमएफ लगा दिया है। मतलब अरेंजमेंट को मैं समझा देता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला लिखने की आप कोशिश करिएगा, अदरवाइज मुझसे पूछिएगा जरूर। मतलब अब की बार जो है यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट कि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके साथ एक ईएमएफ E1 है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके पास भी एक सोर्स का ईएमएफ है। मतलब ये भी एक सोर्स है और ये भी एक सोर्स है। ठीक, अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ। मान लीजिए कि प्राइमरी ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो फ्लक्स का कुछ पार्ट तो प्राइमरी में लिंक करता है और कुछ पार्ट जा करके सेकेंडरी में भी लिंक करता है। तो जो सेकेंडरी में लिंक कर रहा है वो म्यूचुअल हो गया, जो केवल प्राइमरी में है वो सेल्फ हो गया। अब क्योंकि हमने दूसरे साइड पर भी लगा रखा है सोर्स, तो ये भी क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और फ्लक्स का कुछ पार्ट प्राइमरी में लिंक करेगा, कुछ पार्ट जाकर के सेकेंडरी में भी लिंक करेगा। मतलब बोथ द वाइंडिंग्स आर हैविंग द ईएमएफ सोर्सेज। तो इस केस में भी दोनों वाइंडिंग के अपने अपने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होंगे, और दोनों ही वाइंडिंग के म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होंगे, क्योंकि दोनों सोर्स है, दोनों के पास अपना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। इस अरेंजमेंट के लिए जो इक्वेशन बन करके आएगी, वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है, E1 इज इक्वल टू L1dI1/dt जो खुद की वजह से है, प्लस MdI2/dt जो दूसरे की वजह से पहले में आ रही है। पहले का जो ईएमएफ E1 है वो खुद का L1dI1dt प्लस म्यूचुअल दूसरे वाले का की हेल्प से जो बन रहा है, सेकेंडरी करंट I2 की वजह से जो बन रहा है MdI2/dt। इस तरह से E2 को लेंगे तो इसका सेल्फ जो होगा L2dI2/dt जो यहाँ बन रहा है, प्लस जो प्राइमरी इसको हेल्प कर रहा है MdI1/dt। वैसे मैंने काफी तो एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा जरूर, इस वाले इक्वेशन को, और पूछिएगा जरूर। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जो पोलैरिटी वाला है, आप लोगों ने टेस्ट किया था, जो ट्रांसफॉर्म पोलैरिटी टेस्ट, तो ये उससे रिलेट करता है डॉट कन्वेंशन, इसमें पोलैरिटी होती है, डायरेक्शन होती है ईएमएफ की, प्राइमरी और सेकेंडरी या दो लेकर के हम देखें, और उस पोलैरिटी का अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है। तो उस पोलैरिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलैरिटी। तो इसको अभी मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट भी दोबारा कराना ही है, क्लास में डिस्कस करना है। तो ये डॉट कन्वेंशन और पोलैरिटी, ये हम एक साथ इसको डिस्कस करेंगे, इस पार्ट में छोड़ता हूँ। इसके बाद आता है कि एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस M, मतलब यहाँ वॉइस नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है आ रही है सर, आ बिल्कुल आ रही है। आ रही है कुछ सर। लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। ये सर कुछ लोगों के में जा रही है, कुछ लोगों के में आ रही है। अच्छा, ऐसा होता है। जो लोग ग्वालियर Yes, की sir, ओर पहले पहुंच अटक रही रही होगी, थी। अब कोई रीवा में बैठा है तो नहीं पहुंचेगी, ग्वालियर वालों को पहुंचेगी, ऐसा हो जाता है। नहीं सर, हमारे यहाँ तो आ रही है। तो सर आ हमारे रही है। पास भी आ रही है, हम ग्वालियर से बाहर है सर। अच्छा, सर हम भोपाल तो से फ्लक्स- भी आ रहे हैं। सर मैं रीवा में रीवा हूँ वालों सर, को भी रीवा आ में रही है। आई है सर। दूर वाले लोग जो है वो दूर वाले लोग रीवा में तो आ रही है। मैच समझते हैं। देखो वो है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जो ग्वालियर वाले हैं उनको नहीं पहुंच रही है, तो जो बाहर वाले हैं वो वैल्यू समझ रहे हैं सर की वॉइस की। तो थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि कुछ इंटरेक्शन हो, ये तो जस्ट एक मजाक का पार्ट था। मैं शेयर जो आपका वीडियो शेयर करूंगा, उसमें जहां भी आपको लग रहा है कि नहीं है बचपन, उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, और कहीं भी डाउट आए तो पूछ जरूर लीजिएगा, अदरवाइज इंटरनेट प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब M को L के साथ रिलेट करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व करी है। M के लिए क्या फॉर्मूला होगा और M का L के साथ क्या रिलेशन होगा, ये यहाँ पे निकाला हुआ है। क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ अभी? आप देख सकते हैं इसको, जितने भी फॉर्मूले उनके अरेंजमेंट को करके इस डेरिवेशन को कर पाओगे आप लोग? दिस Yes, sir. एक्सप्रेशन ऑफ Yes, तो कोशिश कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कोशिश करेगा। जितने फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूले के सिर्फ अरेंजमेंट करते हुए
या आपको एक रिजल्ट निकल करके आएगा m का। चलिए मैं बता देता हूँ, आपको लगेगा सर पढ़ाना नहीं रहा है। m इज इक्वल टू N2 बाई I1। क्यों लिख रहे हैं m इज इक्वल टू N2 बाई I1? क्योंकि म्यूचुअल है, म्यूचुअल फ्लक्स है, तो N2 दूसरी बाइंडिंग जो है सेकेंडरी बाइंडिंग का जो MMF होगा और जो करंट होगा प्राइमरी साइड का। तो N2 को आप ये कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है उसके पार्ट को लेकर के N2 डिवाइड बाय I1। नीचे लिखा भी हुआ है phi2 इज द पार्ट ऑफ फ्लक्स phi1 produced due to the I1 where K1 be the fraction of phi1 which is the linked with the coil 2। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, जितना टाइम है अपने पास के हिसाब से। ये बताने की कोशिश ऐसे की गई है कि इन्होंने कहा कि आपके पास एक कॉइल है यहाँ पर और ये दूसरी कॉइल है, यहाँ पर जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर लिंक होगा और ये फ्लक्स ऐसा होगा जो सेकेंडरी में जाकर के भी लिंक होगा। तो कहता है कि जो यहाँ पर उन्होंने phi2 लिया हुआ है, phi2 इज इक्वल टू K phi1 फॉर्मूला लिया हुआ है। phi1 मतलब जो टोटल फ्लक्स प्राइमरी बाइंडिंग ने जो प्रोड्यूस किया, जो टोटल फ्लक्स है, लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi1। लेकिन क्या ये टोटल कंप्लीट फ्लक्स जो phi1 है वो सेकेंडरी तक पहुंच रहा है? आप बोलोगे नहीं, सेकेंडरी में थोड़ा कम पहुंचता है। तो हमने कहा कि उसके लिए हमने एक फैक्टर डिजाइन कर दिया कि K टाइम्स phi1 जो है वो सेकेंडरी तक पहुंच रहा है। मान लीजिए 50% पहुंच रहा है तो K की वैल्यू 0.5 होगी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई phi1। अगर phi की वैल्यू 1 है, phi1 की वैल्यू 1 है, 50% सेकेंडरी में पहुंच रहा है तो 0.5 पहुंच रहा होगा। तो K फैक्टर डिफाइन कर दिया कितना परसेंट जो है वो टोटल का सेकेंडरी में पहुंच पा रहा है, उसको इन्होंने phi2 से डिफाइन किया। तो कहते हैं कि इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए देख रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे। phi2 जितना म्यूचुअल का पार्ट है, K1 का जो पार्ट जो सेकेंडरी में लिंक कर रहा है वो phi2 और सोर्स क्या है I1, तो N2 phi2 बाई I1 m के लिए फॉर्मूला होगा। अब phi2 इक्वल टू K phi1। उसके बाद phi1 की वैल्यू वही सेम MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस। और phi1 की वैल्यू जो होगी जब ये प्राइमरी साइड का है तो N1 I1 डिवाइड बाय ऐसा हो जाएगा, इसमें I2 का कोई रोल नहीं। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस वैल्यू को उठा करके पुट कर देते हैं m में, तो m विल बिकम N2 K1 बाई I1 इनटू N1 I1 बाई S। तो यहाँ पर रिलेशन आएगा m के लिए K1 N1 N2 बाई S। जैसे हमने L के लिए निकाला था, सेल्फ के लिए निकाला था, यहाँ फॉर्मूले सारे लेकर के म्यूचुअल के पहले जो सेल्फ में था ये रिलेशन, उसी तरह से रिलेशन हमने m के लिए भी निकालने की कोशिश करी है, वही डेरिवेशन है जब बात कर रहा था। तो ये m के रिलेशन आएगा। अब s की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 1/μ0 μr into L by A, तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी। m का कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा K2 N2 N1 by S। मतलब आपके पास अगर म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो इट विल डिपेंड ऑन द वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स और कितना K वैल्यू है एंड क्या S वैल्यू है, देन यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ m। इसके बाद रिलेशन है L1 L2 और m का। हमारे पास L1 का रिलेशन L का रिलेशन हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। L1 मतलब द प्राइमरी साइड इंडक्टेंस, L2 मींस द सेकेंडरी साइड और m इज द म्यूचुअल। अब आपके पास सारे रिलेशन हैं, मैथमेटिकल रिलेशन, उनको अरेंज करके आपको रिलेशन डेवलप करना है एंड आई होप आप इसको कर लेंगे। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। तो आई थिंक क्लास शुड बी ओवर नाउ and if there is any doubt from the student side then you may ask please. Those who don't have doubt Sir? they are allowed to leave the class. Okay, yes सर। हाँ प्लीज। सर ये जो अपन कॉइल यूज कर रही है इंडक्टर ही बोलते हैं सर? हाँ, कॉइल जो है मतलब कॉइल में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि फ्लक्स को कैरी कर पाए, ऐसी प्रॉपर्टी मतलब वो तो सर वो इंडक्टर ही है सर? प्योर इंडक्टर की प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, लेकिन वो प्योर होती नहीं है तो इसलिए आर और एल सर्किट बन जाता है वो, है ना। तो सर ये कॉइल में आर और एल दोनों का है? हाँ, ये जो आइडियल केसेस हम लेके चल रहे हैं तो ये प्योर इंडक्टेंस है, मतलब इंडक्टर है ये। ओके सर। हाँ सर मल्टीप्लिकेशन वाले में क्वेश्चन है। किसमें, किसके बारे में, किस वाले में? सर कल 7th क्वेश्चन जो था उसमें था। अच्छा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के जो डाउट है वो तो मैं मंडे को सारे क्लैरिफाई करूंगा, बाकी स्टूडेंट को भी कर लेने दीजिए। सर कल एक ऑप्शन में सर वो क्वेश्चन ही दिया हुआ था सर। अच्छा, वो उस वाले क्वेश्चन में आपकी क्विज वाले की बात कर रहे हो? सर वो एक क्वेश्चन ही दिया हुआ था सर, क्वेश्चन ही रिपीटेड था सर। वो मेरे पास आ गया, वो मेरे पास आ गया, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो 9 क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, वो मेरे पास आ गया। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस। सर मूडल ओपन नहीं हो रहा है सर, अटेंडेंस मूडल ओपन नहीं हो रहा है तो अटेंडेंस की मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2 बजे तक कर देता हूँ, जब ओपन होगा तब। वो साइट ही नहीं खुल रही सर मूडल की। कब से नहीं खुल रही है साइट?
सर शुरू में तो खुल आधा रही थी एक सर, जब सर ओपन हो रहा है। तो एक काम करिएगा, आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, अगर साइट अभी नहीं खुल रही है, अगर किसी की रह जाती तो जब वो प्रॉपर ओपन हो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा, तो अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। Yes, sir. So thanks to all for attending the today's class session. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर, हैव अ गुड